हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल, जहां हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन की लोच को समझेंगे कि प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है, कैसे मापते हैं। इसका मेन होता है कि यह प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन से। तो यह बताती है कि उत्पादन के सिद्धांतों में साधनों के बीच लोच को तकनीकी प्रतिस्थापन लोच कहा जाता है। साधनों के बीच लोच से तात्पर्य है कि कौन किसको कितना बदला जा सकता है, किस हद तक कौन सा जो उत्पादन का साधन है वह एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अर्थात प्रतिस्थापन की लोच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS में प्रतिशत परिवर्तन के साथ पूंजी श्रम अनुपात में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। अर्थात जो प्रतिस्थापन की लोच होती है वह यह बताती है कि एक जो फर्म होती है वह उत्पादन के साधनों जैसे कारक जो होते हैं उत्पादन के श्रम और पूंजी, जो श्रम और पूंजी दो उत्पादन के साधन होते हैं, इसको किस हद तक बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जैसे अगर श्रम बढ़ गया तो पूंजी को किस मात्रा तक, जैसे श्रम की मात्रा बढ़ गई, श्रम महंगा हो गया तो पूंजी को कितनी मात्रा तक लगाया जा सकता है कि जो श्रम को रिप्लेसमेंट कर सके। अर्थात ये होता है कि एक जो श्रम होता है वो पूंजी को कितनी आसानी से एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, श्रम और पूंजी में कितना ज़्यादा इनमें चेंजमेंट किया जा सकता है कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े किसी के बढ़ने से। अर्थात इसमें लोच से यह तात्पर्य है कि अगर मजदूरी बढ़ जाए तो फर्म जो होती है वो मशीन का उपयोग बढ़ाकर मजदूरी दूर कर सकती है, परंतु यह कितनी मात्रा में दूर कर सकती है यही इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताती है कि कौन सा उत्पादन के साधन किस उत्पादन के साधन को कितनी मात्रा तक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब इसके फार्मूले को इसको ES से रिप्रेजेंट किया जाता है। ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता है सबसे पहले के कैपिटल और लेबर में अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक परिवर्तन अर्थात डेल्टा K/L कि जो पहले हुआ है, जो बाद में चेंजमेंट आया है और कितना आया है पहले वाले से माइनस करके जो निकाला जाता है, इनमें अनुपातिक परिवर्तन। और उसके बाद MRTS LK इसको ऐसे लिखा जाता है, K और L में अनुपातिक परिवर्तन। K और L से तात्पर्य है K हो गया कैपिटल को, जो कैपिटल अर्थात पूंजी के बदले हम उसको क्या दे रहे हैं, रेंट दिया जाता है, और लेबर श्रम को मजदूरी दी जाती है। तो इसमें अनुपातिक परिवर्तन से मतलब है डेल्टा K/L बटे K/L, जो चेंजमेंट आया है और उसके बटे में जो पहले से था। जैसे लिखा जाएगा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ES इक्वल टू डेल्टा K/L बटे में K/L आएगा, क्योंकि K और L में अनुपातिक परिवर्तन देखना था। और उसके बाद था कि MRTS में LK में अनुपातिक परिवर्तन, जो LK होगा वो उसके बेस में लिखा जाएगा। LK से तात्पर्य है कि श्रम और पूंजी। तो इसमें भी अनुपातिक परिवर्तन देखेंगे तो पहले MRTS डेल्टा का मतलब होता है चेंजमेंट, कितना चेंजमेंट आया, और अपॉन में उसके जो रियल होता है वो लिख दिया जाता है कि पहले से क्या मेन जो उसका वास्तविक होता है वह क्वांटिटी लिखी जाती है। तो इसको अगर हम लोग पूरा फार्मूला देखेंगे तो ये बनकर आएगा, ES इक्वल टू K/L में परिवर्तन और इंटू में MRTS होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LK के बीच में। तो ये इसका फार्मूला निकल कर आएगा K/L इंटू MRTS LK बटे K/L इंटू चेंजमेंट ऑफ MRTS LK। तो अब इसके थ्योरी को फिर से पढ़ेंगे, जहाँ पर ये इसका मेन फार्मूला अभी इसका मेन फार्मूला है। जब हम इसको निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। ये एक ऐसा माप है जो दर्शाता है कि फर्म दो इनपुट होते हैं, श्रम और पूंजी, इनपुट को कितनी आसानी से एक दूसरे में बदल सकती है, उनकी सापेक्ष कीमतों में बदलाव आता है। हमें कब ज़रूरत पड़ती है श्रम और पूंजी को एक दूसरे से बदलने की,
जब किसी एक चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाए, जैसे श्रम ज़्यादा महंगा हो गया, तो हम उसकी जगह कोशिश करेंगे कि पूंजी को ज़्यादा इन्वेस्ट करके, अर्थात मशीनों का प्रयोग बढ़ाकर श्रम को सस्ता कर सकें। अर्थात जब श्रम महंगा होगा तो हमारे आउटपुट पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से हम मशीनों का प्रयोग करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में। परंतु यह भी देखना होगा कि जो मशीनों का यूज़ किया जा रहा है वह श्रम को कितनी मात्रा में रिप्लेस कर रहा है। अब इसका एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे एक फैक्ट्री में लेबर और मशीन का प्रयोग हो रहा है, ठीक। जो फैक्ट्री होता है उसमें देखते होंगे श्रम और मशीनें यूज़ की जाती हैं। अगर मजदूरी बहुत बढ़ जाए तो फैक्ट्री कुछ हद तक मशीनों का प्रयोग बढ़ा देती है, लेकिन मजदूरों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो मशीनें होंगी वो भी तो लेबर द्वारा ही चलाई जाती हैं। MRTS होता है, उसका मतलब होता है कि वह यह बताता है कि उत्पादन का जो स्तर है उसको समान रखते हुए एक इनपुट को घटाने पर दूसरे इनपुट को कितना बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम लोगों ने एक डायग्राम के थ्रू भी समझा था। जैसे ये बना होता है, यहाँ पर श्रम होती है और यहाँ पर पूंजी। तो जब हम पूंजी की मात्रा को घटाते हैं, पूंजी की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हमें श्रम की कितनी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए कि जो हमारा MRTS है, जो हमारा उत्पाद है, वो एकदम समान रहे, पहले की तरह ही हमें आउटपुट प्राप्त हो। तो बात करेंगे कि अब इसकी डिग्रियां कैसी होती हैं। जब वस्तु परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि दोनों उत्पादनों, जैसे जो दोनों कारक हैं उनको आसानी से घटाया बढ़ाया जा सके। जैसे जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है वह पूरी तरह से एक वस्तु को दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसमें जो होता है उसकी कोटि जो होगी वो इन्फिनाइट होगी, अर्थात अनंत होगी, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की। जिसका ES वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसका मतलब है कि लेबर और कैपिटल को आसानी से बदला जा सकता है। जैसे दो प्रकार की मशीनें हो जो समान काम कर रही हो, तो उसकी जगह एक दूसरी मशीनों को लाया जा सकता है। इसमें जो कर्व बनता है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन में बनती है जो ES की बनता है, क्योंकि जितना हम श्रम हटाएं उसकी जगह हम उतने ही मशीनों का प्रयोग कर दें तो हमारा उत्पादन समान हो जाता है, अर्थात वह पूरी तरह से एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। परंतु ऐसा कब पॉसिबल होता है? जब मशीनें वर्क एक साथ कर रही हों, एक जैसा वर्क कर रही हों। और जब ES का मान सबसे लो होता है तो इसका मतलब है दोनों कारक आपस में आसानी से नहीं बदले जा सकते हैं। और जब इन्फिनाइट होता है तो उसका मतलब होता है कि आसानी से बदला जा सकता है। उपादानों को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, हमेशा फिक्स अनुपात में रहते हैं। जब सबसे लो वैल्यू होगी अर्थात 0 होगी, तो इसमें जो होता है वो आइसोकरेंट L शेप का बनता है, इस तरह से बनते हैं, जिसमें से इसको बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जो श्रम, इसमें दोनों कारकों को सदैव निश्चित अनुपात में ही उपयोग होता है, एक को घटाने बढ़ाने से उत्पादन नहीं बदलता। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ड्राइवर और ट्रक होता है, तो ऐसा नहीं कि अगर 2-3 ड्राइवर बढ़ा दे और ट्रक एक ही रहे तो कोई भी हमारे आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात हमारी आमदनी कुछ भी नहीं बढ़ेगी जब तक हम ट्रकों की संख्या भी उसी मात्रा में ना बढ़ाएं जितने हम, मतलब ट्रकों की संख्या भी उतनी ना बढ़ाएं जितनी हमने ड्राइवर की संख्या बढ़ाई है। में जो आइसोकरेंट बनता है वो L शेप का बनता है। अब बात करेंगे जब जो ES की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और इन्फिनाइट से छोटी हो, अर्थात यहाँ जो स्थिति होती है वह कुछ हद तक सब्स्टिट्यूशन की होती है कि कुछ सीमा तक एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं। इसमें जो आइसोकरेंट बनता है वो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होता है, अर्थात इस तरह से होता है, नहीं सॉरी, ये कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का, जिसमें से हम केवल कुछ मात्रा तक बदला जा सकता है, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि, और जो ES होता है जो फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कुछ हद तक बदला जा सकता है। जैसे कि जब मशीनों का निश्चित अनुपात में एक ही काम कर रही हूँ, जब मतलब कुछ हद तक मज़दूरों को मशीनों से बदला जा सकता है,
परंतु पूरी तरह नहीं। अर्थात जब श्रम बढ़ गया हो तो हम मशीनों को बढ़ाकर कुछ हद तक, केवल कुछ लिमिटेशन के साथ ही हम श्रम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अर्थात इसकी डिग्रियों में होएगा कि जो सबसे हाईएस्ट जब होता है ईएस की वैल्यू, तब उसमें लेबर और कैपिटल को आसानी से बदला जा सकता है, परंतु जब उसकी वैल्यू लो होती है तो इसका मतलब होता है कि दोनों कारकों को आसानी से नहीं बदला जा सकता है। इसमें कुछ कंक्लूज़न देखेंगे कि इसमें कह सकते हैं कि जब जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, यह माप है कि फर्म अपनी उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी लचीलापन कितना रखती है। यह दर्शाती है जब ईएस की वैल्यू के बेस पर ही डिपेंड करता है कि कितनी हद तक जो फर्म होती है वह अपने लचीलापन रखती है, अर्थात लोच रखती है। जो स्टार्टिंग में पॉइंट आया था कि लोच क्या होती है, कि लोच प्रतिस्थापन की लोच को हम लोग समझ रहे हैं कि प्रतिस्थापन की लोच किसे कहते हैं। तो जो ईएस की वैल्यू होती है वह यह बताती है कि फर्म अपनी उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकी लोच कितना रखती है, तकनीकी लचीलापन। यह बताती है कि जब इनपुट की जो कीमतें होती हैं वह जब बदलती हैं तो फर्म किस हद तक इनपुट जैसे श्रम और पूंजी को एक दूसरे की जगह रिप्लेस करती है कि उनका उत्पादन जो होता है वो आउटपुट समान रहे। अर्थात एक के बढ़ने पर हम दूसरी को, जैसे जब एक की मात्रा बढ़ जाएगी, एक की जो कॉस्टली हो जाएगा जैसे श्रम, तो हम पूंजी को किस मात्रा तक यूज़ कर सकते हैं, कितने लिमिटेशन के साथ यूज़ करें कि हमारा जो उत्पादन निकल कर आ रहा है वो एकदम समान निकल कर आए पहले की ही तरह। तो इस तरह से हमने इस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझा है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।